हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में। दोस्तों तो लीगल वाइब्स चैनल के नए सेगमेंट में एक नए चैप्टर के साथ हाजिर है आपका दोस्त दीपक। दोस्तों आज का टॉपिक है एसडीओ तथा एसडीएम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे आने वाले अपडेट्स के बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों तो शुरू कर सबसे पहले हम बात करते हैं एसडीओ के बारे में। तो एसडीओ का मतलब होता है उपखंड अधिकारी, उपखंड का एक प्रभारी। तो एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। यह एक रेवेन्यू मैटर से संबंधित होता है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समकक्ष इसका अधिकार होता है तथा सीआरपीसी के सेक्शन के अलावा इसका एक रेवेन्यू कोर्ट से पावर इसको मिलती है तथा यह तहसीलदार से ऊपर का अधिकारी होता है। इसमें बताया गया है कि एसडीओ एक अपीलीय अधिकारी होता है तथा एक उपखंड का प्रभारी होता है। यह लैंड रेवेन्यू कोड से रिलेटेड एक पद होता है। इसमें एक संविधान द्वारा निर्धारित है तथा राजस्व विभाग के कोड के अनुसार इसका पद का निर्धारण होता है। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग संहिता होती है तथा उसके अनुसार इसके पद के बारे में जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एसडीओ तथा एसडीएम में क्या डिफरेंसेस हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनके पावर्स, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, वो क्या कर सकते हैं, किन मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या वो समान होते हैं, क्या वो असमान होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डीपली बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात आती है कि एसडीओ तहसीलदार के ऊपर के अधिकारी होते हैं। अगर तहसीलदार के कोर्ट में कोई भी मैटर होता है और उसका वह निर्णय लेता है या फिर अगर आप उसके निर्णय से असंतुष्ट दिखाई देते हैं तो आप उपखंड अधिकारी, प्रभारी या फिर एसडीओ कहें, उनके कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। उसके बाद वह आपका मैटर निपटारा। एसडीओ के बारे में आगे बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में इसके बारे में कहा गया है कि राज्य कई संभागों में बटा होता है तथा हर संभाग में कई जिले होते हैं और हर एक जिले को उपखंड में बांटा जाता है और उसी उपखंड का एक प्रभारी एसडीओ होता है। दोस्तों इसका कार्य मुख्यतः होता है आबादी का स्थल का निर्धारण करना। आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों एसडीओ के बाद आता है एसडीएम का नंबर। तो एसडीएम होता है सीआरपीसी के सेक्शन 20 में बताया गया है कि एसडीएम का जिक्र किया गया है, इसके पावर्स के बारे में बताया गया है तथा इसका कार्य मुख्यतः होता है कि जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। अगर किसी प्रकार से लॉ लाइसेंस या फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा में या फिर किसी तरह के अन्य अपराध होते हैं, जैसे जो सामाजिक अपराध होते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट रोड पे हो गया है और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा या जमावड़ा हो गया है तो एसडीएम को अधिकार होता है या कि वहाँ पर जाके वहाँ के मामले का निपटारा करे। इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको पावर, बहुत सारी पावर दी गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड पावर दी गई है जो इसको डीएम पावर देता है और उसी के समकक्ष सीआरपीसी के सेक्शन 44 में इसको बताया गया है कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, जिसमें किसी भी अपराध के लिए एसडीएम को ये पावर मिलती है कि वो अपराधी को गिरफ्तार कर सके। इसके आगे की बात करते हैं तो इसका मेन कार्य तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता ही है। उसके बाद आता है सेक्शन 129 से 132 तक सीआरपीसी सेक्शन में अनलॉफुल असेंबलीज़ को कंट्रोल करना। अनलॉफुल असेंबलीज़ को कंट्रोल करना मतलब होता है कि मान लीजिए कोई दंगा होता है, कोई बलवा होता है तो वहाँ पर ये अधिकार होता है वहाँ ये जाएं तथा स्थिति को नियंत्रण करें, समझाएं बुझाएं तथा स्थिति को अपने वश में करें। इसके बाद बात आती है कि अगर दंगा नियंत्रण नहीं हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो जो देखने सुनने को मिलता है लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ना, तो इसको ये अधिकार सीआरपीसी के सेक्शन 44 में मिलता है कि यह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 44 में असीमित अधिकारों को बताया गया है तथा इसमें यह अपने अधिकार के रूप में कई सारे पावर को प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग कर सकता है। 133 सीआरपीसी सेक्शन में बताया गया है कि कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नॉइसेंस फाइनल ऑर्डर होता है। इसमें ये कि अगर कोई बलवा या दंगा या फिर कोई भी अपराध इसके अंडर में आता है, पावर अपना यूज करके यह इसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है, इसकी कोई अपील नहीं हो सकती है। यह इसके सीआरपीसी 133 सेक्शन में बताया गया है। इसके साथ साथ बताया गया है कि जो
आपने अपने बचपन में देखा होगा कि हाई स्कूल इंटर की एग्ज़ाम के टाइम अगर कोई डीजे बजा रहा है एग्ज़ाम के वक्त और लाउड स्पीकर बजा रहा है और आपको उसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एसडीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन लिख के उससे मुक्ति पा सकते हैं और इसको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह डीजे को बंद करा सके। तथा इसके अधिकारों के आगे में बात करें तो जहाँ इनकी लोक बाधा हो रही हो वहाँ पर इनको अधिकार दिया जाता है कि वह लोक बाधा को दूर करें तथा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। इसके बाद आता है सीआरपीसी के सेक्शन 144 धारा 144 जिसे कर्फ्यू कहा जाता है सामान्य शब्दों में, लेकिन कर्फ्यू सीआरपीसी में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें सामान्यतः इसको ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर कोई बलबा हो रहा है, कोई लोक बाधा हो रही है तो एसडीएम को एक अधिकार मिलता है मजिस्ट्रेट को कि वहाँ पे जाके वो धारा 144 लगा सके और वहाँ स्थिति को नियंत्रण करने में अपनी सरकार की मदद कर सके। तो इसके बारे में बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। इसके बाद आता है कि 174 में सीआरपीसी के सेक्शन 174 में बताया गया है यदि किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, असामयिक मृत्यु जिसका कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चल रहा है और वहाँ पर भीड़ जमावड़ा इकट्ठा हो गया, कोई जैसे रोड जाम कर लिया है, ऐसे आए दिन ही कई सारी बातों को सुनना पड़ता है आप लोगों को। तो इसमें ये होता है कि एसडीएम को ये पावर मिलती है कि वहाँ वो जाए तथा स्थिति को नियंत्रण में रखे और समझाए बुझाए और उस स्थिति का कॉज ऑफ डेथ का पता लगाए तथा स्थिति को नियंत्रण में लाए। अगर लास्ट में हम बात करते हैं एसडीओ को पावर कहाँ से मिलती है और एसडीएम को पावर कहाँ से मिलती है, तो एसडीओ के पावर का जिक्र रिवेन्यू कोर्ट में दिया गया है, लैंड रिवेन्यू कोर्ट में, और एसडीएम को पावर की बात करते हैं तो इसको सीआरपीसी में इसके पावर की जिक्र किया गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।